टीआरएफ ने फिर से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकी दी है। पीएम रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत वादी कश्मीर में बरसरकार कर्मचारियों को ताजा धमकी दी गई है। दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ ने फिर से बुज़दिलाना तरीका इख्तियार करते हुए पंडितों को धमकाने की कोशिश की है। नई धमकी में कहा गया है कि पंडित मुलाजमीन मरकजी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही निशाना बनाया जाएगा। टीआरएफ एक लिस्ट जारी करती है जो कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करती है और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग्स और माइनॉरिटीज को किस तरह से वहां मारा जा रहा है कश्मीर के अंदर, और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन के तहत कश्मीर में पोस्टेड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है आज इसमें नाकामयाब रही है कि टारगेट किलिंग को रोक पाए। किस तरह से आज रिजर्व कैटेगरी के लोग भी 200 दिन से धरने पे हैं जम्मू के अंदर, तो सरकार आज नाकामयाब है कश्मीरी पंडित्स को वहां सेफ हेवन प्रोवाइड करने में। मुझे लगता है सरकार अपने दायित्व को समझे और किस तरह से इन लोगों की वहां पे जान माल की सुरक्षा की जाए इसको सुनिश्चित करे। टीआरएफ जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आउटफिट एक मॉड्यूल है लश्कर तैयबा का, जो शुरू से आतंक को यहाँ पे बढ़ावा देने में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और लश्कर तैयबा जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमेशा से जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाता रहा, आज वो अपना फिर से पंख फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि हम लाल आंख दिखाएंगे टेररिस्ट को और जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म को खत्म कर देंगे। आज इस तरह की घटना होना अपने आप में एक सवालिया निशान है और सरकार का ये दायित्व बनता है किस तरह से इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। हमारी धरती पे इस तरह का टेररिज्म दिखने को ना मिले, ये सरकार का फर्ज बनता है और वो सुनिश्चित करे कि इनकी जानमाल की सुरक्षा किस तरह से बने। दिसंबर आज हमने चौथी कंटिन्यूअस थ्रेट लेटर रिसीव की है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से, और आज तक की टोटल 10वीं थ्रेट लेटर है ये मई 12 के बाद। बताना चाहते हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यूअसली एक्टिव है वैली में और ये लगातार हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूअसली थ्रेट रडार पे है वैली में। और दूसरी बात, इन्होंने जैसे थ्रेट दिया, जो सीईओज वहाँ पे प्रमोट किए गए थे उनको भी थ्रेट दिए गए। इट्स अ कंडेमनेबल जॉब जो ये कर रहे हैं। बार बार किसी निहत्ते पे आप निशाना साधते हैं, किसी मासूम की जिंदगी लेते हैं, ये किसी इंसानियत को नहीं दर्शाता, ये एक कायरता को दर्शाता है। आज जिस प्रकार से ये थ्रेट लेटर टीआरएफ ने फिर से दी है और कुछ सीईओज के नाम इसमें इन्होंने डाले हुए जिनकी हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग की गई थी, उसमें मैक्सिमम हिंदूज है। ये टीआरएफ बेसिकली हिंदूज को वहां पे देखना नहीं चाहती है। ये जो टीआरएफ है हिंदूज को निशाने पे, एक धर्म विशेष के लोगों को निशाने पे लेना चाहती है। और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जो वहां पे कौन लोग बसेंगे, कौन लोग आएंगे, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि ये लोग कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। और इसके साथ साथ जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी साधी है इस चीज को लेके, उनको सामने आना चाहिए और झूठे वो जो वहां पे आश्वासन देते हैं फिर टीवी चैनलों पे, उससे अच्छा है कि वो आगे आए और इस चीज को कंडेम करे ताकि इससे कश्मीरी पंडित का हौसला बुलंद हो जाए। चौथी थ्रेट लेटर है आज 2021 के बाद। ये जो थ्रेट लेटर का सिलसिला ये कंटिन्यूस चलता गया। आज भी हम एक ही डिमांड सरकार से बोलते हैं कि हमको रिलोकेट अटैच कर दीजिए जम्मू में। 221 दिन होने को है, जिसका थ्रेट परसेप्शन हमको सबसे ज्यादा है वो ये है कि हमारी जान वहाँ खतरे में है। और जो थ्रेट लेटर्स है ये उसका एक सबूत है कि जो हमारी जानें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए कृपया करके जो हमारी एकमात्र डिमांड रिलोकेशन अटैचमेंट टू आरसी ऑफ जम्मू है उसको मान के हमारी जानों को बख्श दिया। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की शोपियां यूनिट ने रियासी कमेटी जम्मू कश्मीर के नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों का खैर मकदम किया है। डीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेट कमेटी जम्मू कश्मीर के ओहदेदारों का तकर्रुर किया। जावेद अहमद हकीम ने इस मौके पर कहा कि डीएपी शोपियां में बड़े पैमाने पर जमीनी काम करने जा रही है और घर घर जाकर अवामी रसाई के प्रोग्राम चलाएगी ताकि शोपियां के कोने कोने में गुलाम नबी आज़ाद का विजन पहुंच सके। आज का प्रोग्राम इसलिए हमने यहाँ पे मुनाकद किया है कि हाल ही में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे महबूब लीडर हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, जो उसने पॉलिटिकल सेटअप कायम किया है, कल जिसका ऐलान हुआ है, इसके हवाले से हम यहाँ पे उनको मुबारकबाद देने के लिए आज जमा है। और इसके अलावा इस पॉलिटिकल सेटअप कायम करने के लिए हमें ये हौसला मिला है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की इस नेतृत्व वाली पार्टी में हम लोगों के खदमत करेंगे
5 अगस्त 2019 से लोग बिल्कुल दलदल में हैं। इस दलदल से निकालने के लिए हमें सिर्फ एक वाहिद रास्ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो है आज़ाद साहब की ज़ात। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान हम इस दलदल से निकल जाएंगे। आरएसपुरा में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात होते हैं तो उनकी पार्टी भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि उन्होंने पंचायती इंतखाबात की अफवाह की मुखालफत की और कहा कि जम्मू कश्मीर में वक्त से पहले इलेक्शन करवाना पंचायती नुमाइंदों के साथ नाइंसाफी होगी। जम्मू कश्मीर पीसीसी चीफ विकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद पर जवाबी हमला किया है। वानी का कहना है कि गुलाम नबी आजाद को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे जब वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, तब उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो जानते थे कि वानी मुल्क दुश्मन है। वकार रसूल वानी का कहना है कि कौमी सलामती से समझौता करने के लिए आजाद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जानी चाहिए और उनके पद्म अवार्ड को मनसूख करके केस एनआईए के हवाले किया जाना चाहिए। आपको इतनी पावर सेंटर ने दी थी कि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसको पता था कि कोई इलीगल है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। उसने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसको उस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर एंटी नेशनल को एक्शन नहीं लिया गया, वो आदमी नेशनलिस्ट नहीं है, उसको अवार्ड जो पद्म भूषण दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। एनआईए की कोई इंक्वायरी चाहिए। आज ये लोग फुटबॉल की तरह बाले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी को कि मुल्क को, कंट्री को झूठ बोल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस का खाया, 24 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 40 साल एमपी रहा, जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्र भर रहा, 50 साल कांग्रेस का खाया। आज कांग्रेस को बदनाम करने चला है, आज झूठ फरेब मेरे खिलाफ फैला रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद की पार्टी है जो मेरे खिलाफ झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसको दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन प्रोपेगेंडों को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने विकार रसूल के साथ पंगा लिया है, जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में 2 लेजिस्लेचर रहे। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी जी, बात जब 22 साल बाद उठाई जाए, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन 22 साल बाद दी जाए, तो सवाल उठना तो लाजिम है कि आखिर इतने साल, 22 साल क्यों लग गए ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को सामने आने में? देखिए मुंसा, जैसे कहा जाता है कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होते। गुलाम नबी आजाद और विकार रसूल वानी का भी वही किस्सा है। एक ऐसा समय था जब जम्मू कश्मीर में सब ये माना करते थे कि विकार रसूल वानी को सियासत में लाने वाले गुलाम नबी आजाद थे। एवं जब विकार रसूल वानी जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट बने तो पूरे मीडिया सर्कल में और कांग्रेस पार्टी में ये बात सब जानते थे कि सिर्फ गुलाम नबी आजाद थे जिन्होंने उनके नाम प्रपोज किया था, और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से खफा थे जब विकार रसूल वानी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा रहा था। तो ये तो रही हालांकि बात। जब दोनों लीडरों के बीच में तलवारें तब सामने निकल के सामने आई जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा, और उसके बाद लगभग सारे सीनियर लीडर जो गुलाम नबी आजाद के टाइम पे कांग्रेस में थे जम्मू कश्मीर में, वो सब कांग्रेस का दामन छोड़ के उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का दामन थामा। जैसे आपने अभी ये कहा 22 साल पहले की बात है।
अगर आप इस पूरे सिलसिले को देखें तो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी इसमें और एक क्लीन चिट दे दी गई थी। वो क्लीन चिट कैसे दी गई थी वो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ही जाने, लेकिन अभी ये जो है ये वॉर ऑफ वर्ड्स जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूनिट कांग्रेस की और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की, ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये कहीं शांत होती हुई नजर नहीं आएगी और ज्यादा ही भड़केगी। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लीडर वकार रसूल वानी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उन्हें आतंकी सिंपथाइजर कह रहे हैं, उन्हें आतंकी सपोर्टर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन वकार रसूल वानी का भी कहना बिल्कुल सही है कि गुलाम नबी आजाद तब चीफ मिनिस्टर थे, क्यों उन्होंने खुद कुछ कार्रवाई नहीं की। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस उनके पास थी, तो तब वकार रसूल वानी पे कार्रवाई क्यों नहीं की। वकार रसूल वानी ने अब ये मांग की है कि सेंटर एक इन्वेस्टिगेशन करे गुलाम नबी आजाद पे, वो केस NIA के सुपुर्द किया जाए कि क्यों गुलाम नबी आजाद ने ये जानते हुए कि वकार रसूल वानी की ही बातों में अगर मैं कहूँ तो एक एंटी नेशनल है, तो क्यों गुलाम नबी आजाद ने कोई कार्रवाई उन पर नहीं की। तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए। जी बिल्कुल सोडी जी, और यहाँ पर ये जो बयान है आज़ाद का जो स्टेटमेंट है वो टू एज्ड स्वॉर्ड लग रहा है, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी ये बयान दिया जा रहा है तो ऐसे में ये सवाल कि क्योंकि अगर वो एक उंगली कांग्रेस की तरफ उठा रहे हैं तो सवाल उन पे भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये बेनिफिट इनके स्टेटमेंट से किसको मिल पाएगा? देखिए, जब सियासत में ये कहा जाता है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स, तो सियासत में ये चीजें चलती रहती हैं कि आप एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे। अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंतखाब का कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी ये है कि एक दूसरे को टारगेट करते हुए बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है। हमने कल देखा कि बीजेपी के जो मीडिया इंचार्ज है नेशनल लेवल पे अमित मालविया, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और ये जो रसाकशी या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गुलाम नबी आजाद की पार्टी का और वकार रसूल वानी का, जिसमें एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, उसका फायदा बीजेपी नेशनल लेवल पे राहुल गांधी को टारगेट करके लेने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में इस चीज का फायदा किसे होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब जम्मू कश्मीर इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, क्या वो इस इशू को बुनाने की कोशिश करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. इस वक्त की बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी अदम बर्दाश्त की पॉलिसी है। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को मुत्तहिद किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 2014 के बाद 6000 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। शुमाल मशरक़ के ज्यादातर इलाकों से अफस्पा हटाया गया है। 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी हवाला अनुराग ठाकुर ने दिया। 2016 और 2019 सर्जिकल स्ट्राइक्स का हवाला देते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होने का दुनिया वाइस चेयरमैन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टेररिज्म के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं, इस हवाले से उन्होंने जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम पॉइंट रहे और खासतौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज पूरी तरह विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से 2014 में सरकार वो केंद्र में आई है, उसको लेकर के उन्होंने क्या क्या किए हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर का उन्होंने खासतौर से जिक्र किया और कहा कि 168% आतंकवादी घटनाओं में कमी केवल जम्मू कश्मीर में देखी गई है। ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारत सरकार की रही है आतंकवाद को लेकर के, और किस तरीके से 2016 का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से उन्होंने
स्ट्राइक किया था आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ, एयर स्ट्राइक किया था, बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था। तो तमाम जो पॉलिसीज नरेंद्र मोदी सरकार की रही है उसको आज विस्तार से अनुराग ठाकुर ने बताया है कि किस तरीके से भारत सरकार एक एक मसले को लेकर के आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अनूप, साथ ही एक अहम पॉइंट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने बताया अफस्पा के हवाले से कि कई इलाकों में अफस्पा हटाया गया है। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से अफस्पा को लेकर के उन्होंने कहा, लबुल बात ये था कि जो लगातार केंद्र सरकार की जो नीतियां लागू की गई, जो लगातार टेररिज्म को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की पद्धति लागू की गई, उसी का नतीजा है कि लगातार आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखी जा रही है। और इसी का विस्तार से उन्होंने इसका ब्यौरा जो है आज मीडिया के सामने रखा है। बिल्कुल अनूप, और साथ ही ये बात कि 2014 के बाद यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद 6000 के करीब जो है मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है, काफी बड़ा आंकड़ा है ये। बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उन्होंने न केवल अपने शासन के वक्त में जो कार्रवाइयां की गई उसका जिक्र किया, बल्कि जो पूर्ववर्ती सरकार है उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो है वो उनकी नीतियां बहुत लचीली हुआ करती थी, ढीली हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो है आतंकवादी घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जो नीतियां केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई, जिस तरह से सख्ती बरता गया, उसी का परिणाम है कि न केवल आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी जा रही है, बल्कि जो आतंकवादी है उनका सरेंडर देखा जा रहा है। इसके अलावा लगातार केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक जो है कानून कड़ी कर रहा है, कड़ी करने में वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के एक सबसे बड़ा चिंता का विषय जम्मू कश्मीर को लेकर था, तो उसको लेकर के केंद्र सरकार किस तरह की कार्रवाई की है, इन सभी बातों का जिक्र जो है अनुराग ठाकुर ने आज के प्रेस वार्ता में की है। बिल्कुल। और जिस तरह से टेररिज्म के अगेंस्ट कितनी कामयाबी हासिल हुई है इस जंग में, क्या इस हवाले से भी बात हुई कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनके हवाले से क्या कुछ इकदाम किए, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि उनको धमकियां दी जाती है इन आउटफिट्स की तरफ से। नहीं, बिल्कुल देखिए, विस्तार से चीजें कही गई है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब इसके पूरे आंकड़े आएंगे तो आपको बताएंगे। जिक्र जो है वो उन्होंने अपने हालांकि वक्तव्य में तो उन्होंने तमाम चीजें कही है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो क्या क्या फैक्ट्स है वो धीरे धीरे सामने आएंगी, क्योंकि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसको लेकर के एक विस्तार से जो है एक रिपोर्ट भी मीडिया के सामने लाने वाली है। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातों का जिक्र उस रिपोर्ट में भी होगा। बिल्कुल अनूप, क्योंकि एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है मिलिटेंसी पर कंट्रोल जम्मू कश्मीर में पाया गया है और बहुत ही कमी आ चुकी है वहीं पर, लेकिन हम ये भी साथ में देख रहे हैं कि अभी भी जो है मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से कश्मीरी माइग्रेंट्स को और ख़ासतौर से जो काम कर रहे हैं अभी कश्मीर में उनको धमकियाँ मिल रही हैं। अनूप, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। त्राल के सैदाबाद पस्तिना में महकमे दिही तरक्यात ने एक खेल का मैदान तामीर किया है, लेकिन अभी तक मैदान को पूरी तरह मुकम्मल नहीं किया गया है। खिलाड़ियों की मांग है कि ग्राउंड तक राब्ता सड़क तामीर और ग्राउंड के इर्द गिर्द फेंसिंग की जाए ताकि वो यहां अच्छे खेल का मुजाहरा कर सके। हर एक लिहाज से मतलब चाहे लेदर का टूर्नामेंट हो, चाहे इंटर विलेज हो, चाहे आउटसाइड विलेज टूर्नामेंट हो, उस हिसाब से बेहतर हो। ये आपको पता है कि मतलब ग्राउंड में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फेंसिंग की बात करें, आप देख लीजिए कि सराउंडिंग्स में जितनी भी मतलब यहाँ है वहाँ पर कहीं पर फेंसिंग भी नहीं है। और ऊपर से इसके जो फेज कंप्लीट हो रहे थे, 2 ही फेज कंप्लीट हो गए, अभी और भी इसका एक फेज कंप्लीट होना बाकी। हमारी डिमांड ये है कि मतलब ग्राउंड का जो है एक तो फेंसिंग का हो जाए, फेंसिंग हो, और दूसरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रोड का है। इस ग्राउंड में जो रोड कनेक्टिविटी है वो कम है। पांपोर के वहाब साहब इलाके में मौजूद महकमे जल शक्ति की पंप स्टेशन की इमारत गैर महफूज है, जिसकी वजह से यहां कर्मचारियों को हमेशा खतरा रहता है। मुलाजमों का कहना है कि 2004 से यहां बाथरूम भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। उन्होंने महकमे से मुदाखलत की अपील की है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं PHE सिविल
एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर एक वॉशरूम आप बनाइए, ताकि ये जो हम नाइट में यहाँ पर जो नाइट शिफ्ट होता है, नाइट में जो होते हैं यहाँ पर, उनके लिए तो आराम होना चाहिए। वो जाए तो जाए कहाँ, जो दूर से ड्यूटी के लिए आएगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर जियारत शरीफ है, वहाँ जाना पड़ता है। रात के 10 बजे कौन निकलेगा यहाँ से? तो वाइल्ड लाइफ के वार्डन ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि शाम के टाइम आप बाहर नहीं निकलोगे अपने कंपाउंड से, क्योंकि बाहर जंगली जानवरों का खतरा है। सर, दूसरा मामला यहाँ पर है, जो बिल्डिंग हमारी है अनसेफ है। आप पहली बार आपने देखा होगा कि 2 इंच की स्लेब है, 2 इंच की स्लेब, यहाँ पर बर्फ भी पड़ता है 1-2 फुट। अगर इस पर बर्फ रहता है तो अंदर से इसको क्रैक से तो पानी हमारे मुंह पर आता है। रात को हम यहाँ पर ठहरे हुए होते हैं। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि इसका जो ट्रस है, कम से कम ये स्लेब तोड़कर नई स्लेब इस पर डाल। कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में कुंजर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें एडिशन का फाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट में 80 के करीब टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच लालपुरा और कुंजर की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें लालपुरा की टीम ने जीत दर्ज की। फाइनल मैच के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के गुलमर्ग के नामजद उम्मीदवार फारूक अहमद शाह मेहमान खसूसी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। उनके हमरा एनसी के नौजवान लीडर इकबाल नबी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कुंजर में ये फाइनल मैच देखने के लिए मुंबई और दूसरी रियासतों से सयाह भी आए हुए थे। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के टैलेंट को देखकर काफ़ी खुशी का इजहार किया। इख्तितामी तकरीब पर जीतने वाले खिलाड़ियों को फारूक अहमद शाह और शौकत अहमद मीर ने एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर फारूक अहमद शाह और शौकत अहमद मीर ने खिताब करते हुए कहा कि वो नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए कोशा है। इस मैच को देखने के लिए काफ़ी तादाद में शायकीन आए हुए थे। क्रिकेट का जो जुनून है वो ऑल ओवर द, अगर कश्मीर का कहेंगे, हर जगह टूर्नामेंट मिलते हैं हमें। ये हमें एक चीज़ होती है, इट विल कीप अस अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अदर सच थिंग्स, जो हमें आज के माशरे को गलत चीज़ की तरफ धकेल रहे हैं, गलत दौराए में हम पढ़े हुए हैं। उस चीज़ को ये दूर करके हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि एक अच्छा हमें मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को यहाँ पर उगारे। बहुत बढ़िया बात है। क्रिकेट तो हमारे इंडिया की शान है और हम जब यहाँ आए और हमने देखा कि ये प्रीमियर हो रहा है और कितने बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं, विच कुड ऑल्सो सम ऑफ देम कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट इन फ्यूचर इंडिया एज वेल। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम जब कश्मीर का नाम सुनते हैं तो बहुत